कैसा लगेगा आपको अगर आपको ये बताया जाए कि आपको एक बहुत पावरफुल और अहम पद दिया जा रहा है, बट जैसे ही आप उस पद पे पहुंचते हो आपको ये पता चलता है कि उसके इफेक्टिव यूज के लिए आपको किसी और की परमिशन और सहयोग की आवश्यकता है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है दिल्ली के केस में। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से दिल्ली के रिगार्डिंग जो ये अमेंडमेंट एक्ट आया है उसने कैसे जो पावर्स ऑफ सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसको कंट्रोल किया है। आज देखेंगे कि क्या वो परिवर्तन है जो इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत आए हैं और थोड़ा सा ट्रेस करेंगे कि आखिर 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जो बात की जाती है वो किस चीज के रिगार्डिंग है और उसके तहत क्या वो प्रोविजंस हैं जो हमारे संविधान में ऐड किए गए थे। सो वेलकम यू ऑल to this particular channel which is known as CLAT and other law entrance examination powered by Adda 24/7. My name is Aditya Rai and I am here to decode the legal concepts for you so that you will be in a position to address the same in your respective एग्जामिनेशंस। तो शुरू करते हैं आज की कहानी और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो कानून है विच इज नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट ऑफ द ईयर 1991 ये क्या है, इसने संविधान को कैसे अमेंड किया है और इसके तहत क्या वो चीज है जो पावर देती है द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए दैट इट वाज एडेड थ्रू द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल्स को ऐड किया है, दैट इज आर्टिकल नंबर 239 AA एंड आर्टिकल नंबर 239 BB। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं ये किस चीज से रिगार्डिंग है, दिस इज समथिंग विच शुड बी नोन टू यू। व्हेन वी टॉक अबाउट दीज आर्टिकल्स ये बेसिकली बात करते हैं दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन की, जो हमारा कैपिटल ऑफ द कंट्री है न्यू दिल्ली, उसकी ये बात कर रहा है। तो दिल्ली की चूंकि ये बात कर रहा है तो सबसे पहले ये जानते हैं दिल्ली का स्टेटस वैसे है क्या। अगर दिल्ली की बात की जाए तो इट इज a union territory. It is a union territory. And the special thing is that it is a union territory, but it has a legislative assembly. I repeat, it is a union territory, but उसकी खुद की एक legislative assembly होगी। कहने का तात्पर्य कि यहां पर एक डेमोक्रेटिकली चुनी गई सरकार भी होगी और वो व्यक्ति जिनको अभी अभी रिसेंटली जो मैंडेट मिला है और जो अभी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, दैट इज अरविंद केजरीवाल जी, ये आप सभी को पता होगा। बट जो ये पावर दिया गया है इस सरकार को वो क्या है, वो ये था कि एक्सेप्ट द लैंड पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, एक्सेप्ट द लैंड पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, आप जो है बाकी डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि ये जो तीन पावर हैं ये स्पेसिफिकली हमारी यूनियन गवर्नमेंट के हाथों में दिए गए थे। ठीक है, इशू क्या है फिर यहां पर जो 239AB है, ये आर्टिकल क्या कहता है इसके बारे में भी जल्दी से समझ लेते हैं। ये जो आर्टिकल है ये बताता है कि जिस प्रकार से आपको पता होना चाहिए हमारे यहां तीन प्रकार की इमरजेंसी लागू की जा सकती है स्टेट्स में। कौन कौन सी? सबसे पहली इमरजेंसी जो है दैट इज नोन एज नेशनल इमरजेंसी विच कैन बी अप्लाइड इन ऑल ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ। ठीक है, ये जो इमरजेंसी है ये तीन ग्राउंड्स पे लगाई जा सकती है। एक इन केस ऑफ वॉर, सेकंड इन केस ऑफ एक्सटर्नल अग्रेशन एंड थर्ड इन केस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इट इज आर्म्ड रिबेलियन एंड नॉट इंटरनल डिस्टर्बेंस बिकॉज इट हैज बीन चेंज्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल हियर। ठीक है, तो एक तो हो गई नेशनल इमरजेंसी, दूसरी इमरजेंसी है दैट इज नोन एज स्टेट इमरजेंसी, या फिर उसको हम प्रेसिडेंशियल रूल के नाम से या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं। ये वो इमरजेंसी होती है जो कि प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेम करते हैं। कब? वो तब प्रोक्लेम करते हैं जब उनको लगता है कि स्टेट की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से कार्यरत नहीं है, यानी जो स्टेट्स है उनको संविधान के दायरे में रह के ही काम करना होगा। अगर हमको ऐसा लगता है that the government is not working as per the provisions of the constitution, then the president has the power to proclaim president's rule। तो जैसे कि
एक स्टेट में प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाया जा सकता है ऑन सिमिलर ग्राउंड्स व्हेन वी टॉक अबाउट दिल्ली। तो ये आर्टिकल है जो बता रहा है दैट द प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर suspend the operation of any of the provisions of article number 239AA। यानी ये जो सरकार चलाने का अधिकार हमने दिया है दैट यूटी में देयर वुड बी अ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये पावर को सस्पेंड किया जा सकता है। Who is the person who can do that? It is the President of India. So somewhere or the other we can say that जो ये power है president का, ये resemble कर रहा है the power of the president to proclaim the constitutional emergency। ठीक है, I hope यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आते हैं आगे। Now we are talking about this particular act। ये जो कानून है जो आया था 1991 में, इस कानून में परिवर्तन किए गए हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इस कानून में इश्यू क्या थे। आपको यह पता होना चाहिए कि देयर इज अ चीफ मिनिस्टर along with the council of ministers, बट इनके अलावा देयर इज ऑल्सो वन पर्सनैलिटी विच इज नोन एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, एक एलजी साहब है। एंड जब आप पॉलिटिक्स को थोड़ा सा गौर से देखोगे तो आप ये रियलाइज करोगे दैट केजरीवाल जी हमेशा इस चीज को कंप्लेन करते रहे हैं कि हम अपनी तरफ से फाइल भेज देते हैं, हम कुछ कार्य करना चाहते हैं, बट एलजी साहब हमको करने नहीं दे रहे हैं। ये बार बार आरोप लगाए गए हैं। And because of this, now time and again there have been cases which have reached to the Supreme Court regarding the same। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, there was this case जो सुप्रीम कोर्ट गया था एंड फिर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दैट इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन ऑफ दिल्ली वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर। ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में। जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा that the LG was bound by the aid and advice of the chief minister along with the council of ministers। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये पर्टिकुलर आदेश दिया कि जो LG है इट इज नॉट द पोजीशन जो कि एक गवर्नर ऑफ अ स्टेट की होती है, रादर उनको एक्ट करना पड़ेगा ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, चूंकि उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे ही काम करना है, अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, अगर वो अगेंस्ट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जाते हैं, तो दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी किया दैट इट हैड आल्सो पॉइंटेड आउट दैट द इलेक्टेड गवर्नमेंट मस्ट कीप इन माइंड दैट दिल्ली इज नॉट अ स्टेट। ये चीज ये भी बताई गई कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी ये मानना होगा कि दिल्ली जो है वो स्टेट नहीं है, तो उसी प्रकार से वो कार्य करें। हाउएवर इन्होंने कहा द स्टेटस ऑफ एलजी ऑफ दिल्ली इज नॉट दैट ऑफ अ गवर्नर ऑफ स्टेट बट रादर जस्ट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, दैट मीन्स इन अ लिमिटेड सेंस। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें जो है वो आपको क्लियर है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा दैट द इलेक्टेड गवर्नमेंट हैड स्टॉप्ड सेंडिंग फाइल्स ऑन एग्जीक्यूशन मैटर्स टू एलजी बिफोर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन। It has been keeping the LG informed of all the administrative developments, but not necessarily before implementing or executing any decision। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, इससे जो दिल्ली की सरकार थी वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गई, प्रेरित हो गई कि हाँ अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है दैट हम जो है बाउंड नहीं है कि एलजी की बात माने, रादर एलजी जो है उनको हमारी बात माननी चाहिए। एंड इस चीज के चलते उन्होंने इंस्पायर होने के बाद इतना ज्यादा नेगेटिवली इंस्पायर हो गए कि उन्होंने फाइल्स भेजना ही बंद कर दी। एलजी को बताते ही नहीं थे काम होने से पहले कि हम क्या काम करने जा रहे हैं, एंड फाइनली एग्जीक्यूशन के टाइम पे उनको बता दिया जाता था। तो इससे कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसमें भी इशू क्रिएट हो रहे थे, क्योंकि आप इतने बड़े पद की मर्यादा जो है उसको हानि पहुंचा रहे हो। इसीलिए देयर वाज अ रिक्वायरमेंट टू टेक अ स्टेप जिससे कि ये सारा का सारा केओस जो इतने समय से चल रहा है इसको सॉल्व किया जा सके। एंड दैट इज व्हेन ये जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट आया है इसने सारी की सारी चीजों को अब क्लैरिफाई कर दिया है। व्हाट इज दिस अमेंडमेंट टॉकिंग अबाउट? अगर आप इस अमेंडमेंट को देखना चाहो तो सबसे पहले इसने कुछ सेक्शंस हैं जिनको बदला है, जैसे कि सेक्शन 21,
सेक्शन 24, सेक्शन 33, सेक्शन 44, ये कुछ सेक्शंस हैं जिनको बदला गया है। क्या हमारे लिए सेक्शंस को याद करना इंपॉर्टेंट है? नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आप जस्ट को समझने की कोशिश करिए। यहां पर बोला क्या गया है कि जब भी कभी हम, आई रिपीट, जब भी कभी हम कहेंगे द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एज पर द न्यू एक्ट, जब भी हम कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, तो उसका तात्पर्य, उससे तात्पर्य हमारा चीफ मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से नहीं होगा। रादर किससे होगा? इट वुड बी द लेफ्टिनेंट गवर्नर। यानी अगर आप गौर से देखें तो यहां जो चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनको जो है थोड़ा सा अंडरमाइन किया गया है। एंड किसको ज्यादा पावर दिया गया है? द पावर हैज बीन गिवन टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। सेकंड क्या चेंज यहां पे लाया गया है? सेकंड चेंज यहां पे लाया गया है कि नाउ द गवर्नमेंट विल मैंडेटरीली, आई रिपीट मैंडेटरीली, क्या करना होगा? जो भी स्टेप्स ले रहे हैं उनके एग्जीक्यूशन से पहले यू हैव टू टेक द ओपिनियन ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। यानी यहां पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद है, उस पद को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी गई है बाय द पार्लियामेंट। हो ये रहा था कि चूंकि केजरीवाल जी की सरकार जो फाइल्स हैं, जो भी सब्जेक्ट मैटर्स की, वो नहीं पहुंचा रही थी। किस तक? वो नहीं पहुंचा रही थी एलजी तक। इसीलिए इनको ये बदलाव करना पड़ा, जहां उन्होंने उठाकर उस कानून को ही बदल दिया और अब ये बोला दैट व्हेन वी आर सेइंग द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, वी डोंट मीन बाय दैट, वी डोंट मीन द गवर्नमेंट इक्विवेलेंट टू द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट रादर व्हेनेवर वी आर यूजिंग द टर्म गवर्नमेंट, इट वुड मीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर। यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद को यहां पर महत्वता दी गई है। एंड सेकेंडली फिर ये बोला जा रहा है कि जब भी हम कह रहे हैं जब भी कुछ कार्य किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, कोई भी एग्जीक्यूशन किया जाएगा किसी भी स्टेप का, दैट इफेक्टिवली हैज टू बी टेकन बाय द, or rather an opinion has to be taken by the lieutenant governor. Once the opinion is taken, then only you can move forward, and this has been made mandatory. This is something which you should be knowing. The act also defines what? The responsibility of the elected government and the LG, along with the constitutional scheme of governance of NCT. At the same time, there is one more thing which has been said, that LG is necessarily granted an opportunity. ये हर समय जो सरकार है, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनको ये इंश्योर करना है कि एलजी को एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। किस चीज की? टू एक्सरसाइज द प्रोविजंस जो कि उनको दिए गए हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के तहत। ठीक है, ठीक है। बट अब एक और स्टेप लिया जा सकता है। किसके द्वारा? केजरीवाल जी के द्वारा, यानी कि हमारी दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा। क्या स्टेप लिया जा सकता है? दिल्ली की गवर्नमेंट अपने यहां एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो दिल्ली का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, या रादर सॉरी, दिल्ली का लेजिस्लेटिव असेंबली है, उस लेजिस्लेटिव असेंबली में ऐसे कोई रूल्स, ऐसा कोई एक्ट पास कर सकते हैं जिससे कि वापस से वो एलजी को साइडलाइन कर दे और उनको उनका ओपिनियन लेने से बच सके। तो ऐसी चीज ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक और प्रोविजन यहां पे रखा गया है इस एक्ट में। क्या प्रोविजन है? दैट इट विल ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द रूल्स मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। कोई भी रूल्स दैट आर मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली shall not be inconsistent with the rules of the house of the people। यानी आप जो भी अब कानून अगर बनाते हो, वो कंसिस्टेंट होने चाहिए विथ व्हाट? विद द रूल्स या फिर एक्ट जो कि लोकसभा ने यानी हाउस ऑफ पीपल ने बनाया है। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। किस प्रकार से इशू क्रिएट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, पार्लियामेंट ने एक्ट को ही बदल दिया और फिर प्रिवेंट किया ताकि आगे जो है जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो ऐसे रूल्स ना बनाए ताकि जो ये एक्ट में रूल्स बनाए गए हैं उसको अंडरमाइन किया जा सके।
I hope things are clear till here. My name is Aditya Rai and I'm signing off. All the very best for your examination. Thank you.